हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इस सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन के बारे में। व्हाट इज द कार्बन? कार्बन क्या होता है? तो देखिए, कार्बन इज ए केमिकल एलिमेंट विथ सिंबल C एंड एटॉमिक नंबर 6। ये देख सकते हैं, ये कार्बन है, ये एक एलिमेंट होता है जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास जो होता है इसका 12.0107। एविडेंस ऑफ कार्बन्स की अगर हम बात करें, कार्बन इज ए फोर्थ मोस्ट एविडेंस सब्सटेंसेस इन द यूनिवर्स एंड 15th मोस्ट एविडेंस सब्सटेंसेस इन द अर्थ क्रस्ट। यानी कार्बन जो है वो पूरे यूनिवर्स में, यानी कार्बन जो है पूरे यूनिवर्स में चौथा सबसे अधिक सब्सटेंसेस होता है। और वही अर्थ क्रस्ट के बारे में बात करें तो 15वां सबसे अधिक सब्सटेंसेस कार्बन का होता है। अब हम कार्बन एटम के एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में अगर बात करें तो देखिए कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से बनेगा, पहले इसका 2 और दूसरे में सेल में इसका 4, यानी लास्ट ऑर्बिट में कार्बन एटम्स के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे आप लोग जानते हैं, कोई भी एटम क्या चाहता है, वो या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करे या इलेक्ट्रॉन गेन करे और अपना ऑक्टेट पूरा कर ले। कोई भी एटम ऑक्टेट पूरा करके स्टेबल होना चाहता है। तो ऑक्टेट पूरा करने के लिए कार्बन एटम को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? तो 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब 8 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में हो जाएगा इसको, और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और ये एटम स्टेबल हो जाएगा। हर एक एटम यही चाहता है, तो कार्बन एटम भी यही चाहेगा। या दूसरा इसका ऑप्शन ये होता है, या 4 के 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। अब ये कार्बन करेगा क्या? तो देखिए, कार्बन ना तो 4 के 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली किसी से गेन करता है। कारण क्या है? तो देखिए, कारण ये है कि कार्बन का जो एटम है वो बहुत छोटा होता है। छोटा होने के कारण ये क्या करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से एक्सेप्ट नहीं करता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करता है। तो इस तरह से करता क्या है, तो ये करता है इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, यानी किसी दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, फिर ये बॉन्ड बनाता है। इसी वजह से कार्बन जो है हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, यानी शेयरिंग बॉन्ड बनाता है। और ये जो टेंडेंसी होता है कार्बन में वो बहुत अधिक होता है। इसी वजह से कार्बन को यही जो प्रॉपर्टी है, किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करने की टेंडेंसी, यही कार्बन को एक यूनिक एटम्स बनाता है। तो अब हम बात करेंगे बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। देखिए, बॉन्डिंग इन कार्बन, जैसे कि अभी हमने डिस्कस कर लिया कि कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, हमेशा इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है। तो देखिए, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, 2 तरह के बॉन्ड होते हैं। एक क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा क्या होता है, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, उसमें क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, जैसे कि NaCl। इसमें क्या होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो यानी 2, 8 और 1, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है सोडियम के।
और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 287। अब क्या करेगा, ये सोडियम चाहेगा अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन को कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरह से बॉन्ड बन जाता है NaCl, यानी कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। अब हम कार्बन के बारे में बात कर रहे थे। कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरे एटम के साथ और फिर ये बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड 3 तरह के होते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे यहाँ पे तीनों कोवैलेंट बॉन्ड का एग्जाम्पल है, थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे बारी बारी से। पहले हम बात करेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में। देखिए यहाँ पे जो पिक्चर दिखाया गया है वो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन को डॉट में दर्शाया गया है। देखिए हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, यहाँ पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड इज द फॉर्म बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, वन फ्रॉम द ईच ऑफ द 2 एटम्स। तो हमेशा बॉन्ड्स बनेगा तो कम से कम यहाँ पे 2 एटम्स होना चाहिए। ये 2 एटम्स है, हाइड्रोजन के ही 2 एटम्स हैं। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, और 2 हाइड्रोजन है तो 1 और 1 कॉन्फ़िगरेशन इसका ये हो गया। तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे हाइड्रोजन में 1 और इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन पूरा करने के लिए हाइड्रोजन क्या करेगा, या तो किसी से इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होगा तभी इसका ऑक्टेट पूरा होगा। तो फिर ये क्या करता है, शेयरिंग कर लेता है इलेक्ट्रॉन। अब इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन से कहता है भाई तुम भी मेरे साथ शेयर कर लो। दूसरे हाइड्रोजन कहता है ठीक है मैं शेयर कर लूंगा, और ये दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं। तो देखिए अब इस हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है इस सेल में, तो देख सकते हैं 2 है। 2 हो गया तो इसका मतलब है इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, यानी अब ये हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। अब दूसरा हाइड्रोजन क्या करेगा, देखिए अब दूसरे हाइड्रोजन में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 है, तो अब इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। यानी शेयर करने से क्या होता है, दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है और दोनों का काम चल जाता है। इसी तरह से Cl2 में अगर हम देखें तो इसमें भी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। देखिए क्लोरीन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7 होता है, यानी इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसको क्या चाहिए, अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये क्लोरीन और क्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। अब ये क्या करेगा, एक इस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लिया और ये क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों क्या करते हैं आपस में शेयर कर लेते हैं। तो देखिए अब क्या हुआ, 2 2 4 2 6 1 7 1 8, इसमें 8 हो गया, इसमें भी क्या हुआ 8 हो गया। तो इस तरह से सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर होता है, एक इलेक्ट्रॉन इच एटम से, यानी 1 इस क्लोरीन से और 1 इस क्लोरीन से। तो इस तरह से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। वहीं अगर डबल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बात करें तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, डबल बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन 2 फ्रॉम द ईच ऑफ द 2 एटम। यानी डबल कोवैलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ईच एटम के।
इसका जो एग्जाम्पल है यहाँ पे ऑक्सीजन देख सकते हैं आप, यानी O2 का जो फॉर्मेशन होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कोवैलेंट बॉन्ड होता है। अब ऑक्सीजन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अगर बात करें तो 2 और 6, 2 और 6, यानी इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से क्या है, 2 ऑक्सीजन है तो क्या होगा? 2 और 6। अब क्या होगा, ये दोनों ऑक्सीजन एटम चाहेगा कि ऑक्टेट पूरा करूं, और ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए। अब ये क्या करते हैं, देखिए ये वाला ऑक्सीजन है, लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, इस ऑक्सीजन के 2 ये, 2 ये और 2 ये, 6 टोटल हो गया। इस ऑक्सीजन के 2 ये, 2 ये और 2 ये, 6 इसके पास भी है और 6 इसके पास है। अब ये क्या करेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर लेगा। भाई तुम भी मेरे साथ आ जाओ, हम भी तुम्हारे साथ आ जाएंगे, दोनों आपस में ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। तो अब देखिए इस ऑक्सीजन के पास टोटल अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2, 2 4 और 4, इसमें 8 हो गया, यानी इसका ऑक्टेट पूरा। अब इस ऑक्सीजन के पास अगर देखें तो कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, 2 4, 4 ये, तो 8 हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, यानी दोनों का काम चल गया इस तरह के शेयरिंग से। तो इसे कहा जाता है कोवैलेंट बॉन्ड, यानी शेयरिंग बॉन्ड। और ये जो बॉन्ड, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं? बीच में आप कॉमन इलेक्ट्रॉन को अगर देखें तो कितना है? 4 है, 2 इसमें से और 2 इसमें से। तो डबल कोवैलेंट बॉन्ड में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, 2 एक एटम से और 2 एक एटम से। तो इस तरह से ये बॉन्ड बनता है। अगर हम वाटर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, वाटर में जैसे कि हमने आपको बताया कि हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिट में, और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। वाटर का जो फॉर्मूला होता है H2O होता है, और हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 ये, 2 ये, 1 ये और 1 ये, 6 हो गया टोटल। अब ये क्या करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन भी चाहेगा ऑक्टेट पूरा करूं, हाइड्रोजन भी चाहेगा ऑक्टेट पूरा करूं, तो यहाँ पे शेयर हो जाता है। ये हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से शेयर करता है 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, और इस तरह से ये कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हुआ है। वही अगर बात करें ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, तो इसमें क्या होता है? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, 3-3 ईच एटम से। तो देखिए सबसे पहले नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल्स 2 है, और ये कोवैलेंट बॉन्ड्स होता है इसके अंदर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनेगा? 2 और 5। अब देखिए लास्ट ऑर्बिट में इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? यानी लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इसके पास। इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, यानी 3 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है। दोनों नाइट्रोजन को 3-3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब क्या करेगा ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। देखिए इस नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 यहाँ और 3 यहाँ, और इस वाले नाइट्रोजन के पास भी 5 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ और 3 यहाँ। अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
इस वाले नाइट्रोजन के पास कितना टोटल इलेक्ट्रॉन हुआ, 2 और 6 8, यानी इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इसकी अगर बात करें तो इसका भी टोटल कितना हो जाता है, 2 और इसके अंदर 6 8, इस तरह से दोनों का ऑक्टेट पूरा हो जाता है। तो ये था ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। तो इस तरह से आपने देख लिया आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है। आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके ऑक्टेट को पूरा करते हैं, इस तरह से बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। अब हम थोड़ा सा कोवेलेंट बॉन्ड के प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्मॉलर। कोवेलेंट बॉन्ड का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, यानी बॉन्ड का आपस का जो फोर्स होता है वो कमजोर होता है, कम होता है। दूसरा जो इसका प्रॉपर्टी होता है, कोवेलेंट बॉन्ड आर वीकर देन आयनिक बॉन्ड। एज रिजल्ट कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है आयनिक बॉन्ड के तुलना में क्या होता है, कमजोर होता है। इसी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, लो होता है। उसके बाद कोवेलेंट कंपाउंड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज नो चार्ज पार्टिकल आर फॉर्म इन द कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास नहीं होता है क्योंकि उसमें चार्ज पार्टिकल नहीं होता है। इसलिए कार्बन कंपाउंड जो होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्म होता है। इस वजह से कार्बन कंपाउंड का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत कम होता है और ये पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम बात करेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, अब ये एलोट्रॉप्स होता क्या है, तो देखिए द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट in 2 or more form which have different physical properties but identical chemical properties is called allotropy। देखिए कोई भी एलिमेंट जो होता है वो 2 या 2 से अधिक फॉर्म में अगर पाया जाता है जिसका फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसा हो, उसको एलोट्रॉप कहते हैं। इस तरह से कार्बन के पास 3 एलोट्रॉप्स होता है। पहला डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट, तीसरा फ्यूलरेंस। अब ये होता क्या है, देखिए ये है डायमंड। अब एलोट्रॉप का मतलब मैंने क्या बताया कि किसी भी एलिमेंट्स का 2 या 2 से अधिक फॉर्म में एग्जिस्टेंस होता है जिसका केमिकल प्रॉपर्टी तो एक जैसा होता है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है। अब यहाँ पे डायमंड है, यहाँ पे ये ग्रेफाइट है और ये फुलरेंस है। 3 एलोट्रॉप्स है कार्बन का, ये बहुत ही फेमस एलोट्रॉप्स है। अब देखिए डायमंड कितना चमकीला होता है, कितना चमकीला होता है। वो किससे बना होता है, कार्बन से बना होता है, कार्बन से। और ग्रेफाइट जो पेंसिल में हम यूज करते हैं, ग्रेफाइट उसकी मैं बात कर रहा हूं। वो ग्रेफाइट किससे बना होता है, कार्बन से। एक देखिए एक हीरा इतना चमकीला होता है वो कार्बन से बना होता है। एक पेंसिल में जो ब्लैक कलर का जो ग्रेफाइट हम यूज करते हैं वो भी कार्बन का बना होता है। एक फ्यूलरेंस होता है वो भी कार्बन का बना होता है। थोड़ा सा इन दोनों में आपको मैं फर्क समझा देता हूं क्योंकि इन दोनों चीज से आप लोग परिचित होंगे ग्रेफाइट एंड डायमंड के बारे में। तो देखिए, तो यानी दोनों चीज कार्बन से बना है, यानी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है,
ये कार्बन से बना हुआ है। इसको अगर हम हीट करें तो डायमंड को अगर जलाया जाएगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म होगा। ग्रेफाइट को अगर जलाए तो कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म होगा, क्योंकि इसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, दोनों कार्बन से बना है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत डिफरेंस है इन दोनों का, कहाँ हीरा और कहाँ ग्रेफाइट। तो इसी चीज को हम एलोट्रॉप्स कहते हैं। और कार्बन के पास 3 एलोट्रॉप्स है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डायमंड के बारे में बात करेंगे। ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है। ये देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। इन दिस स्ट्रक्चर कार्बन एन एटम इज बाउंडेड टू 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन्स फॉर्मिंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। एक कार्बन का जो एटम है 4 और अन्य कार्बन के एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है। इस तरह से ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स बना रहा है। इट इज हार्डेस्ट सब्सटेंस एंड एन इंसुलेटर। ये जो यूनिवर्स का सबसे हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है वो डायमंड होता है, और ये इलेक्ट्रिक इंसुलेटर होता है। इसका जो यूज किया जाता है, इट इज यूज्ड फॉर ड्रिलिंग रॉक्स एंड कटिंग। इट आल्सो यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ज्वेलरी में इसका काफी यूज किया जाता है। जैसे बहुत चमकीला जो ज्वेलरी बना जाता है, बहुत महंगा, वो डायमंड्स का होता है। तो एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बनता है कि डायमंड्स का जो स्ट्रक्चर होता है, किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि एक कार्बन एटम के साथ 4 अलग अलग कार्बन एटम अटैच होता है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेफाइट्स के बारे में। ये भी एक कार्बन का एलोट्रॉप्स है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इन दिस ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। इसमें क्या होता है कि एक कार्बन एटम्स जो होता है 3 अलग कार्बन एटम्स के साथ अटैच होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक कार्बन एटम 3 अलग कार्बन एटम के साथ अटैच होता है, और ये देख सकते हैं ये एक दूसरे के ये सरफेस पे चढ़ता जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है एक लेयर फॉर्म में होता है, एक स्लीपिंग स्ट्रक्चर होता है, एक दूसरे पे ये चढ़ा हुआ रहता है। इट इज गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड यूज्ड एज लुब्रिकेंट। तो इसका जो यूज होता है वो लुब्रिकेंट के तौर पे भी इसका यूज किया जाता है, यानी सॉलिड लुब्रिकेंट के लिए कई जगह इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो स्लीपिंग स्ट्रक्चर है लेयर पे लेयर, ये स्लीप होता है, ये लुब्रिकेंट के लिए अच्छा होता है। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्रेफाइट जो होता है वो किस तरह का बॉन्डिंग होता है कार्बन के साथ। तो आपको पता होगा कि ये एटम के साथ बॉन्डेड होता है, 3 एटम्स के साथ ये बॉन्डेड होता है। तो ग्रेफाइट का एप्लीकेशन क्या होता है, ग्रेफाइट का यूज कहाँ पे किया जाता है, एक तो पेंसिल में इसका यूज होता है, उसके बाद इसका एक सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह इसको यूज किया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे कार्बन के तीसरे एलोट्रॉप्स के बारे में, जिसका नाम है बकमिंस्टर फ्लोरेंस। बकमिंस्टर फ्लोरेंस इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, वो आप देख सकते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन। कार्बन 60 इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है। ये एक बॉल के शेप का स्ट्रक्चर होता है। किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, एक बॉल शेप का स्ट्रक्चर होता है। इसे क्या कहा जाता है, बकमिंस्टर फ्लोरेंस। बकमिंस्टर फ्लोरेंस कहा जाता है।
इसका जो स्ट्रक्चर होता है केज लाइक फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है केज लाइक फ्यूज रिंग स्ट्रक्चर कार्बन के कौन से एलोट्रॉप्स का होता है, तो बकमिंस्टर फ्यूलरेंस का होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 20 हेक्सागन होता है, यानी 20 हेक्सागन, और 12 जो होता है वो पेंटागन होता है, यानी टोटल इसमें 32 स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हेक्सागन और पेंटागन, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 ये है पेंटागन। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या है हेक्सागन। तो हेक्सागन की जो ये संख्या है इसमें वो 20 होता है और पेंटागन की संख्या 12 होता है, 12 होता है। तो कुल मिलाकर कितना होता है 32 होता है। इसमें क्या होता है ईच कार्बन एटम है 3 बॉन्ड्स, एक कार्बन एटम्स के साथ 3 बॉन्ड से बना होता है। ये एक तरह का ब्लैक सॉलिड होता है दैट डिसॉल्व इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस वायलेट सॉल्यूशन। इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का ये सॉलिड होता है, जो कि हाइड्रोकार्बन के सॉल्वेंट में ये जब डिसॉल्व होता है, घुलता है, तो इसका कलर वायलेट कलर का इसका सॉल्यूशन बन जाता है। तो ये था इंफॉर्मेशन इस एलोट्रॉप यानी बकमिंस्टर फ्यूलरेंस के बारे में। C60 स्ट्रक्चर होता है इसका। अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम बकमिंस्टर फ्यूलरेंस स्ट्रक्चर क्यों नाम दिया गया, तो एक्चुअली में ये जो नाम दिया गया था ये बकमिंस्टर फ्यूलर के नाम पे। ये जो व्यक्ति है ये एक आर्किटेक्ट थे USA के। इन्होंने एक डोम लाइक स्ट्रक्चर बनाया था जिसका नाम था बकमिंस्टर फ्यूलर। वो जो कार्बन का जो एलोट्रॉप था इसी स्ट्रक्चर से मिलता था, इसलिए इसका नाम बकमिंस्टर फ्यूलर स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन डायमंड्स एंड ग्रेफाइट के बारे में। देखिए डायमंड्स क्या है, डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस वेयर ग्रेफाइट इज वेरी सॉफ्ट। डायमंड जो होता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है यूनिवर्स में, वही ग्रेफाइट क्या होता है ये सॉफ्ट होता है। लेकिन ये दोनों किससे बना होता है, कार्बन से। डायमंड इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ हार्ड मटेरियल्स एंड ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट। उसके बाद डायमंड हैज 3 डायमेंशनल rigid structure but graphite has hexagonal sheet layer structure। तो ग्रेफाइट का किस तरह का स्ट्रक्चर होता है, हेक्सागोनल शीट लेयर स्ट्रक्चर होता है। डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट ग्रेफाइट इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होता है, वही डायमंड जो होता है पुअर कंडक्टर होता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू।